नमस्कार, मैं मुकुंद भाले। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी को और प्रोफेसर संजय बंदोपाध्याय जी को, जिनकी वजह से मैं आज आपके सामने मुखातिब हो सक रहा हूँ। मेरा विषय है तबला वाद्य के आकार प्रकार में बदलाव से वादन पद्धति और रचनाओं में आए परिवर्तन। मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूं, देखिए कोशिश करता हूं। सभी सांगीतिक वाद्यों में आकार प्रकार के बदलाव से नादात्मकता के परिवर्तन स्पष्टतः दिखाई देते हैं। तत्वाद्यों में तार की लंबाई मोटाई में परिवर्तन से सुशिर वाद्यों में आकार की लघुता और दीर्घता के कारण से हमें ये स्पष्ट परिवर्तन वहां दिखाई देते हैं। इस पर वाद्यों की वादन तकनीक का असर भी पड़ता है निश्चित रूप से, और उससे भी नादात्मकता में अंतर आता है। अवनद्धों की बात करें तो प्राचीन काल के ऊर्ध्वकालिंग्य में ही आज के तबला वाद्य का हम मूल देख सकते हैं, और त्रिपुष्कर के आंकिक हिस्से से आज के पखावज और मृदंगम की कल्पना हमें आ सकती है। 2000 वर्षों में इन वाद्यों के आकार प्रकार में बनावट के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री में अनेकानेक परिवर्तन हुए, जिनका मूल कारण वाद्य की नादात्मकता की खोज और वाद्य को सर्वाधिक उपयोगी बनाने की बात कह सकते हैं। अब मैं सीधे तबले पर आता हूं। तबले की बात करें तो हमें मध्यकाल एक लंबे समय तक, लगभग 11वीं-12वीं शताब्दी के बाद से तबला सदृश वाद्य का जिक्र इतिहास में उस तरह से नहीं मिलता है, जिसका एक कारण ये हो सकता है कि तत्कालीन शास्त्रीय संगीत में इस वाद्य की उपयोगिता नहीं मानी गई होगी, लिहाजा द्विमुखी वाद्य की ही उपयोगिता चलती रही। लेकिन ये तय है कि 16वीं-17वीं शताब्दी में इस वाद्य को फिर से शास्त्रीय संगीत की मुख्य धारा में लाया गया, और उसका कारण उसकी उपयोगिता को ही मानेंगे हम। चूंकि दो हिस्सों में है, इसलिए इसके आकार प्रकार में जो परिवर्तन हुए वो दोहरे परिवर्तन हुए। इस दोहरे परिवर्तन के फलस्वरूप जो बातें हमको दिखाई देती हैं उनके ऊपर मैं संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ। 16वीं-17वीं शताब्दी के प्रारंभिक विवरणों से हमें ज्ञात होता है कि उस समय बायां छोटा और दाहिना बड़ा होता था। इसको बजाने की 2-3 विधियां थी। नर्तकियों के साथ इसे कमर में बांधकर खड़े होकर बजाते थे तबला वादक, जबकि गाने के साथ इसको सामने बैठकर सामने रखकर बजाते थे। लेकिन उसमें बायां गोद में रखकर बजाने की भी एक परिपाटी रही। जाहिर है कि उसके बाद में दोनों हिस्से सामने रखकर बजाने की बात आई। बायां छोटा था ये निश्चित है, दाहिना बड़ा था ये निश्चित है। छोटे बाएं से अपेक्षित गूंज की हम कल्पना नहीं कर सकते, या अधिक गूंज की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मुझे ये लगता है कि दिल्ली घराने की प्रारंभिक रचनाओं में सिर्फ इसी कारण से हमें बायां उतनी प्रमुखता से नहीं दिखाई देता है। उदाहरण के लिए धातिट धातिट धादा तिट धागे तीन की न, ये कायदा ले लें, या धातिट धागे न धातिट धागे तीन की न, ये कायदा ले लें, या धातिट धातिट दादा दिन्ना दिन्ना धातिट दादा दिन्ना, ये पेशकार का प्रारंभिक चरण ले लें, अथवा धातरिकिट धातरिकिट दादा तिरकिट धातरिकिट धातरिकिट, ये रेला ले लें। तो इन सब रचनाओं में हमें एक बात साफ तौर पर दिखाई देती है, और वो ये है कि बाएं का प्रयोग अल्प है, और बाएं के बाद में कोई ऐसा अवकाश भी नहीं रखा गया है जिससे कि उस बाएं की गूंज को हम बढ़ाने की कोशिश करें। इसका कारण यही था कि बाएं में अपेक्षित गूंज उस समय संभवतः नहीं रही होगी।
इसी बात को सोचकर समझकर संभवतः विद्वानों ने फिर बाएं के आकार प्रकार में बदलाव किया और फिर बायां थोड़ा बड़ा हुआ, बायां बड़ा हुआ, दाहिना थोड़ा छोटा हुआ और तब जो रचनाएं बनी उसमें बाएं की गूंज को प्रधानता दी गई। जैसे अजराड़े घराने के कायदे हम देखें कि धा 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 घिन धा तक धा गिन धाग तिने गिन घिन धा धा घिन धा तक धा गिन धाग तिने गिन तागे टिकट तागे तिने गिन तागे तिट तागे तक तिने गिन घिन धा तक धा गिन धाग तिने गिन। या इसका बिल्कुल शुरुआती देखें अजराड़े का कायदा तो धागे न धा तक दिकिट तागे, इसमें उतना बाया नहीं है जितना कि अभी मैंने जो कायदा पढ़ा उसमें है। या एक और कायदा है कि धिन धागे न धा तक धागे न धाग तिने गिन तागे टिकट धिन धागे न धा तक धागे न धाग तिने गिन केने के दिन न तागे टिकट तागे तिट तागे तक तिने गिन तागे टिकट धिन धागे न धा तक धागे न धाग तिने गिन। तो ये कायदे देखने के बाद हमको स्पष्ट हो जाता है कि इसमें न केवल बायां अधिक है बल्कि बाएं के जहां जहां बाएं का प्रयोग है उसके बाद अवकाश रख के और उस बाएं की गूंज को हमने उस्तादों ने बढ़ाने की कोशिश की है। तो और यहाँ पर इसीलिए ठा में जब हम बाएं का प्राधान्य रखते हुए बजाते हैं तो खाली में ता किन या तिन ताकिन ये बोल उतने अपेक्षित प्रभाव उतना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए संभवतः वहां पर एक दुगने बोलों की एक फ्रेज बनाई गई, उसे उस्तादों ने कुल्फी लगाना कहा। कुल्फी का मतलब उर्दू शब्दकोश के अनुसार पेंच होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो ठा में तागे टिकट तागे तिने गिने इस तरह से उसको बरता गया। तो ये जो बातें हैं इन बातों से स्पष्ट होता है कि आकार प्रकार में बदलाव से बाएं की गूंज का उन्होंने आगे बढ़ाया। इसी तरह से मैं कहूंगा कि उस्ताद अहमद जान तिरगवा खां साहब की बात हम करें तो उनका बायां बड़ा होता था, दाहिना लगभग 5.25 मुंह का, जिसे वो काली 5 में बजाते थे। उनके बजाने में ये जो दिल्ली का धा कृधा धा धा दिन्ना ये पेशकार जो है आगे चल के डेवलप होते हुए फर्रुखाबाद में धी कृधिन्ना धा दिन्ना धा टिक धा धा तिन्ना तिद धा कृधा धिन्ना धा कृधा तिद धा कृधा धा तिन्ना इस तरह से गया। इसमें किरणगति कृतिन्ना किरणगतिंग तेने गिन ताकतिंग तेने गिन इस फ्रेज में फिर अजराड़े की कुल्फी का असर हम देख सकते हैं। तो तिरगवा खां साहब के बजाने में जो नादात्मकता का हमको रूप दिखाई देता है, जो उनके बजाने में इस पेशकार की परिपूर्णता दिखाई देती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं आकार दाएं बाएं के आकार का भी असर हमको मानना अच्छा लगेगा, ठीक रहेगा। इसी पेशकार को पंडित बुधई महाराज जी बजाते थे और उनके बजाने में एक अलग आनंद आता था और उसका कारण यह था कि वो बायां अपनी तरफ रख के बजाते थे स्याही को, जिसे हम उल्टा बायां कहते हैं। तो उस तरह से और उनका दाहिना छोटा होता था। तो ये उनके बजाने में इसका एकदम दूसरा और एक बड़ा आनंददायक रूप दिखाई देता था। पंडित किशन महाराज जी की बात करें तो उनका बायां छोटा होता था लेकिन ढीला बहुत रखते थे, लिहाजा उनके बजाने में दा त्रकधिन्ना ना तिन तिन्ना त्रकधिन्ना ना धिन धिन्ना इस तरह के बोलों में उनका अलग असर दिखाई देता था। पंडित अनोखेलाल जी की बात करें तो अनोखेलाल जी का बायां और दायां दोनों ही छोटे होते थे और उस लिहाज से देख धीना त्रिगड़ धीना वगैरह बोलों को उन्होंने जिस तरह से उसमें बजाया है वो अपने आप में अद्भुत है। इस तरह से मुझे लगता है कि आकार प्रकार में बदलाव से वाद्य की टोनल क्वालिटी में जो फर्क पड़ता है, उस टोनल क्वालिटी के फर्क को पहचानते हुए रचनाओं में उसका प्रयोग उस्तादों ने बहुत सोच विचार करके किया है, जिसके लिए हम उनके ऋणी हैं। और मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। मुझे अवसर देने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। नमस्कार।